तो रिएक्ट बेसिकली क्या होता है ये हम जानेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम उसका जो एनवायरनमेंट सेटअप होता है, जैसे कि जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होती है इंस्टॉलेशन करनी होती है, वो हम इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद एक जस्ट एक प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या टाइप, मतलब कौन से टाइप के उसमें फोल्डर्स आते हैं, एंड उस फोल्डर्स में हमारा कौन सा डेटा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में मतलब रिएक्ट क्या होता है एंड टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, जो हम ऑल ओवर द प्रोजेक्ट हम सीखने वाले हैं। तो बेसिकली रिएक्ट क्या है कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो हम यूजर इंटरफेस मतलब यूआई क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। और बेसिकली मतलब जो भी रिएक्ट यूज होता है, तो रिएक्ट का बेसिकली यूज होता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसे टेक्निकल वर्ड में एसपीए बोलते हैं। एसपीए मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बेसिकली क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट का यूज करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर कोई वेबसाइट हमने हिट की और उसके मेनू पे हमने क्लिक किया, तो बेसिकली जब एक मेनू पे क्लिक करते हैं, तो हमारा हेडर हो या साइड बार हो तो उसमें से कौन सा भी सेक्शन री रेंडर नहीं होता है। सिर्फ हमने जिस पे क्लिक किया, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक मेन्यू था जिसमें हमारे पास मास्टर फॉर्म्स है, और उसमें से हमने कंपनी के एक टैब पे क्लिक किया। तो कंपनी के टैब पे क्लिक करने के बाद हमारा जो सेक्शन है साइड का, मतलब हेडर फुटर एंड साइड साइड मेनू, तो वो रिफ्रेश नहीं होंगे। सिर्फ हमारा मेन जो कंटेंट का पेज होता है, बीच में जो कंटेंट का पेज होगा, सिर्फ वही रिफ्रेश होगा। तो हम धीरे धीरे हम उसमें जाएंगे। जब हम एक्चुअल में एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि एसपीए क्या होता है। तो बेसिकली एसपीए मतलब ऐसा नहीं कि इसका में सिर्फ एक ही पेज होता है, देयर आर मल्टीपल पेजेस। बट उसमें रिफ्रेश जो कंसेप्ट है, री रेंडर जो कंसेप्ट है, वो यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ हमारा जो कंटेंट हमने रिफ्रेश किया है उसी को वो रेंडर करता है, क्योंकि ये वर्चुअल डॉम पे वर्क कर मतलब रिएक्ट जो भी है वर्चुअल डॉम पे वर्क करता है। तो वर्चुअल डॉम मतलब क्या है, तो बेसिकली वर्चुअल डॉम ये होता है कि आपका जो यूआई क्रिएट हुआ है वो वर्चुअली एक स्टोरेज में स्टोर करके रखता है ब्राउजर में। मतलब हमारा जो भी यूआई रेंडर होगा वो बेसिकली इनिशियल लेवल पे पूरा का पूरा ब्राउजर में वर्चुअली स्टोर होगा। और जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने बटन क्लिक किया, या फिर कोई डेटा हमने रीड करने के लिए, मतलब टेबल पे अगर मान लो कि हमारे पास टेबल है, वहां पे अगर एडिट का बटन है, वहां पे एडिट पे क्लिक किया, तो वो क्या करता है कि जिस रो पे हमने क्लिक किया या फिर जिस बटन पे हमने क्लिक किया है, या फिर मेनू की बात अगर करते हैं, जिस किसी मेनू पे हमने क्लिक किया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो मेनू है वो उसके एक्शन को सिर्फ कॉल करता है, एंड उस एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा मेनू रेंडर होना है, सिर्फ उसी मेनू को वर्चुअली वो चेंज करता है, एंड वो सिर्फ उसी को रेंडर कर देता है हमारे स्क्रीन पे। तो ये होता है बेसिकली वर्चुअल डॉम। अब रिएक्ट, और मतलब एडिशनली रिएक्ट हम क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली जब भी हमारा कोई यूआई क्रिएट होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड मेनू हो गया, और कंटेंट पेज में भी उसके अलावा और मतलब कंटेंट पेज भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें भी सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स रीयूजेबल बनाने के लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं। बेसिकली रिएक्ट के कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, और उस कंपोनेंट्स का यूज करके हम उसमें अपनी डेवलपमेंट करते हैं। तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होने की वजह से क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट भी फास्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली रिएक्ट के बारे में। तो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, एक मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है या फिर जेक्वेरी है। अब टाइप स्क्रिप्ट और मतलब जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट जो होती है उसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइप होता है, मतलब जो भी कोई हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है कि उसको वेरिएबल की जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइप सेट करता है। या फिर हमने अगर टाइप दिया है उसको वेरिएबल को, तो सिर्फ उसी टाइप का असाइनमेंट हम कर सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू का असाइनमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, मतलब टाइप चेक जो होता है टाइप स्क्रिप्ट में, वो होता है। और उसको बेसिकली कहा जाता है कि टाइप चेकर लैंग्वेज। मतलब टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली टाइप चेकर लैंग्वेज है, जिसमें हमारी वैल्यू एट द कंपाइल टाइम ही चेक होती है। मतलब वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे ही चेक करेगा कि आपने जो उस वैल्यू वेरिएबल को जो भी वैल्यू असाइन की है, वो वैल्यू, एंड आपने जिस डेटा टाइप मतलब टाइप उसको अब दिया है, तो वो टाइप मैच करता है कि नहीं। मान लो कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें इंटीजर जाती है,
तो टाइप स्क्रिप्ट में हम उसको नंबर बोलते हैं। अगर हमने उसमें नंबर वैल्यू डाली तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और उसकी जगह पे हमने अगर उसमें स्ट्रिंग डाली या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वैल्यू डाली, तो वहाँ पे कंपाइल टाइम ही एरर थ्रो करेगा कि वो वैल्यू जो हमने डाली है वो कंपेटिबल वैल्यू नहीं, या फिर वो वैल्यू इस वेरिएबल में अलाउड नहीं करते हैं। और सेम अगर हम जावास्क्रिप्ट में डालते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वही वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है कंपाइल टाइम। उसको ये नहीं पता है कि ऊपर क्या वैल्यू दी है और नीचे अब उसको वैल्यू क्या असाइन हो रही है, मतलब उसका टाइप क्या है और उसको हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं। जब भी वैल्यू असाइन होती है तब वो वहां पे एरर नहीं देगा। जब हम रन करेंगे तब जाके हमें कंसोल में वो एरर देगा कि आपने जो वैल्यू असाइन की है एक्सपाइजर वेरिएबल को, वो आपने टाइप जो मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है टाइप स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट हमें रन टाइम सॉरी कंपाइल टाइम ही बता देता है कि इट्स नॉट वैलिड वैल्यू फॉर द वेरिएबल। एंड जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो रन टाइम चेक होती है। तो ये एक डिफरेंस है टाइप स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट में। तो हमारा जो भी एरर एरर का जो ऑकरेंस है टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, रन करने से पहले हमें मिल जाता है। और हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें हमारे एरर आने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक रीजन है कि हम रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट का प्रेफरेंस कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आप अगर कहीं और जाएंगे, मतलब ऑनलाइन भी अगर हम सर्च करते हैं कि रिएक्ट का ट्यूटोरियल हमें चेक करना है, तो रिएक्ट ट्यूटोरियल में क्या होता है कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट के साथ ही दिखाया जाता है। क्योंकि रिएक्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट रेयरली यूज होता है ऑनलाइन वीडियोज में। पर अगर रियल टाइम इंडस्ट्री की बात अगर हम करेंगे, तो रियल टाइम इंडस्ट्री में क्या होता है कि जितना सिक्योर हम एप्लीकेशन बना सकते हैं उतना सिक्योर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट या फिर ऐसी मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सिक्योर हो प्लस आपके एरर रिड्यूस करने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो। तो इसके हिसाब से हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया है टाइप स्क्रिप्ट के साथ डिज़ाइन किया है। और उसी को हम फॉलो करेंगे। मैं आपको वो दोनों दिखाऊंगा कि नॉर्मल अगर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसकी फाइल कैसी आती है, और टाइप स्क्रिप्ट के साथ जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके एप्लीकेशंस की फाइल्स कैसी आती है, वो दोनों दिखाऊंगा मैं। ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया कि टाइप स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट क्या है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करना है। बेसिकली एनवायरनमेंट सेटअप जो करना है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक चीज जरूरी होती है एनपीएम, और दूसरी है नोड। तो एनपीएम एंड नोड जो है, ठीक है, आपको क्या करना है बेसिकली सिंपली गूगल पे जाके आप उसको सर्च करेंगे इंस्टॉल नोड। ठीक है, मैं गूगल पे जाके दिखाता हूँ। तो हम गूगल पे जाके क्या सर्च करेंगे, या फिर आप सिंपली इंस्टॉल नोड जेएस ऐसा अगर दिखेंगे, या फिर डाउनलोड नोड जेएस, तो आपको वहाँ पे नोड जेएस। तो इसमें क्या होता है कि अपना जो ऑफिशियल साइट है उनका node.js.org, उसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं ठीक है, ये अगर हम डाउनलोड करेंगे तो हमें EXE फाइल मिल जाएगी। अब ये जो फाइल है, अब इस फाइल में कैसे हमें, जैसे डायरेक्ट मैंने क्लिक किया तो वो मेरा सेटअप का पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड इसमें क्या है, मुझे नॉर्मली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एंड तक लेके जाता हूँ, मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सेप्ट लाइन करना है, जो भी एग्रीमेंट होगा वो नेक्स्ट में नॉर्मली नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपके जो भी पैकेजेस हो गए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ नेक्स्ट करना है। अब आपको अगर चाहिए लेटेस्ट अपडेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड है तो यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नेक्स्ट कर सकते हो। और लास्ट में इंस्टॉल करना है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करोगे आपका कुछ 1-2 मिनट का टाइम जाएगा, उसमें आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, आपका मतलब मशीन आपको बेसिकली रिस्टार्ट करना पड़ता है। और जैसे आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, आपका मशीन जब स्टार्ट होगा तो आपको जो मैंने अभी कमांड डाली थी npm -v एंड node-v, तो वो दोनों फाइल्स क्या होगी, आपकी वर्जन्स दिखाएगी। ठीक है, फिर बाद क्या होता है, मतलब ये आपका अगर एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया तो आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद आपको उस कमांड में, मतलब जो हमने कमांड डाली थी कमांड प्रॉम्प्ट में, फिर से दिखाता हूँ, node-v, इसका इससे आपको क्या होगा, आपने जो फाइल डाउनलोड की है उसके हिसाब से आपका वर्जन दिखेगा। सेम npm में क्या होगा, आपका जो भी वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा उस फाइल के थ्रू वो यहाँ पे वर्जन दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपकी इंस्टॉल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आपके क्रिएट करने हैं वो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको
नॉर्मली क्या करना है, आपके जो भी फोल्डर्स क्रिएट हो गए या फिर जिस लोकेशन पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उस लोकेशन पे जाके जाके आप कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अब इसके अंदर अगर अगर मैं अपने एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, जो भी मैं फ्यूचर में जाके क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन क्रिएट होगा, या मतलब फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर मेरा एप्लीकेशन क्रिएट होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मतलब इस लोकेशन पे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, या तो मुझे ये पाथ कॉपी करके मुझे सीडी करके, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके सीडी ये पाथ डालना है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे सीधा सीएमडी टाइप करूँ, तो मेरा जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है वो सीधा उस लोकेशन पे लेके जाता है जहाँ पे हमने, वहाँ पे ऊपर जहाँ पे कमांड कमांड डाली है सीएमडी, तो इस लोकेशन पे मुझे वो लेके आता है। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, बेसिकली एक चीज़ है, अगर रिएक्ट आप हम इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनपीएम इंस्टॉल की कमांड जो होती है वो यूज करते हैं। तो इंस्टॉल रिएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनपीएम इंस्टॉल और उसके बाद -G, मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करूँ, ठीक है, npm इंस्टॉल -G। अब -G का मतलब होता है ग्लोबल, मतलब जो भी हम जब भी हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे तो उसको अगर -G करेंगे तो क्या होगा कि ग्लोबली इंस्टॉल होगा आपका जो भी पैकेज है वो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमांड होती है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, npm इंस्टॉल -G, उसके बाद आपका एक कमांड है रिएक्ट रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, तो वो है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। तो इसका यूज क्या होता है, बेसिकली ये कमांड जो है आपके लिए एक एप्लीकेशन सेटअप करवा के देती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यही कमांड डालूंगा, तो ये क्या करता है, मेरे लिए एक एप्लीकेशन सेटअप करके देता है। एंड वो मुझे क्या करना होता है, अपना मतलब उसके अंदर की जो भी फाइल्स है उसमें मुझे जो भी अपने चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा यूआई कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, या फिर उसमें क्या क्या मेरे चेंजेस अब हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कमांड है npm इंस्टॉल -G क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इससे मेरा क्या होगा, एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे जो भी नाम देना है एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, स्पेस देके जो भी नाम मुझे देना है वो नाम यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ रिएक्ट डैश ट्यूटोरियल। ठीक है, अब इसका मैं नंबर दे देता हूँ कुछ, रिएक्ट ट्यूटोरियल 01। अब ये हो गया मेरा एप्लीकेशन का नाम, मतलब मेरे जो भी एप्लीकेशन क्रिएट होगा उसका सबसे बाहर का जो फोल्डर होता है उसका नाम होगा मेरा रिएक्ट ट्यूटोरियल 1। ठीक है, 01। तो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम हो गया। उसके बाद अगर मुझे कुछ टेम्पलेट ऐड करना है, जैसे कि मैंने बोला कि हम रिएक्ट का यूज करने वाले, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट का यूज जब हम करते हैं तो हमें क्या, यहाँ पे क्या करना है, हमें टाइप देना पड़ता है, मतलब जो भी हमारा टेम्पलेट होगा उसका टेम्पलेट देना पड़ता है। अगर मैं ये ना देके सीधा एंटर करूँ, ठीक है, अभी मैं एंटर करता हूँ, तो इसका जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा वो क्या होगा, मेरा सीधा रिएक्ट जीएस वाला एप्लीकेशन क्रिएट होगा। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज़ है, अब हमने क्या किया, सीधा उसका एप्लीकेशन का नाम भी दे दिया। तो बेसिकली ये सिर्फ एप्लीकेशन जो होता है, बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ सॉरी, ये जो कमांड होती है ये बेसिकली क्या करती है, आपका एनपीएम सॉरी रिएक्ट इंस्टॉल करता है। तो रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए हमें एप्लीकेशन का नाम नहीं देना है। उसके बाद मतलब जब हमारी ये कमांड रन हो जाएगी उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी सिर्फ क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल, ये सिर्फ मेरा रिएक्ट इंस्टॉल करवा के देगा। अब मेरा रिएक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया मेरे इस सिस्टम में, मतलब मेरे पूरे एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे मुझे एक अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो अपना एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मैं इस फोल्डर में क्या कर सकता हूँ, अपना सेम क्रिएट रिएक्ट ऐप का कमांड यूज करके अपना एप्लीकेशन का नाम देके वहां पे मैं एप्लीकेशन सेट कर सकता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पे npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब सीधा क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और इसको मुझे क्या करना है, अपना एप्लीकेशन का नाम देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था रिएक्ट डैश ट्यूटोरियल, एंड इसको मैं 01 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में मेरा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया, जिसमें मेरा जो नाम यहाँ पे दिया है सेम नाम मेरा यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। तो ये बेसिकली क्या करता है, मेरा जो भी एप्लीकेशन है, रिक्वायरमेंट जो है मेरी इस एप्लीकेशन के लिए,
वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है। जैसे कि अपना नोड हो गया, एनपीएम हो गया, उसके बाद जो भी उसकी सपोर्ट फाइल्स होती है रिएक्ट के लिए, वो सारी की सारी फाइल्स मेरी इस फोल्डर के अंदर, एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, वो फोल्डर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कौन से फोल्डर में क्या होता है। बट बेसिकली ये जो इंस्टॉलेशन चल रहा है, वो इंस्टॉलेशन इसके लिए होता है कि अपना जो फोल्डर है वो यहाँ पे पूरा का पूरा जो उसके जो भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल करवा के लिए लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, मतलब अब जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो नॉर्मल एप्लीकेशन है, नॉर्मल इन द सेंस, और सिर्फ रिएक्ट जेएस वाला एप्लीकेशन अब हम बिल्ड कर रहे हैं। अब ये जो हमने कमांड डाली है, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन का नेम है वो क्या हुआ, सिर्फ हमारे हमने क्या किया कि नॉर्मल एक एप्लीकेशन क्रिएट किया विदाउट एनी टेम्पलेट। अगर हम टेम्पलेट यहाँ पे असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, अपने लिए सिर्फ रिएक्ट का जेएस जो मतलब जावास्क्रिप्ट का जो एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करवा के देता है। तो ये हो गया नॉर्मल फोल्डर, जिसमें हमारा क्या है, अगर इसके अंदर जाता हूँ तो ये मेरा यहाँ पैकेज जेसन एक फाइल क्रिएट हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, मेरा जो पूरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे बिल्ड होता जाएगा, और मेरी फाइल्स जो है वो यहाँ पे अंदर ऐड होती जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टॉलेशन पैकेजेस मतलब इंस्टॉलिंग पैकेजेस, और यहाँ पे हमें दिखता है कि हम अभी जो स्टेप चल रही है वो क्या क्या चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद रिएक्ट की स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल हो रही है, और कुछ सीआरए टेम्पलेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। मतलब अलग अलग चीजें जो यहाँ पे सपोर्टिंग है या फिर पैकेजेस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये चीजें जब इंस्टॉल हो जाएगी कंप्लीटली, तो उसके बाद हमारा पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा हमारे पास क्या हो गया, पूरा एप्लीकेशन सेट हो गया, फिर हम स्टार्ट किया तो क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रन हो जाएगा। उसके बाद npm बिल्ड जो हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, npm टेस्ट अगर हमारे पास टेस्ट केसेस लिखी हुई है, मतलब जो यूनिट टेस्ट हम लिखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, npm टेस्ट का जो कमांड है वो रन करते हैं। उसके बाद इजेक्ट, बेसिकली इजेक्ट का भी यूज नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे पूरे की पूरी डिपेंडेंसीज जो है वो रिमूव हो जाती है। सो npm इजेक्ट हम कभी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब वो ये बोल सकते हैं कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि हम npm इजेक्ट यूज करें। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, npm स्टार्ट करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अभी तो हम रिएक्ट के फोल्डर में, हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। वैसे भी यहाँ पे बताता है कि आपको क्या कमांड डालनी है जिससे आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे क्या करना है, सीडी, उसके बाद रिएक्ट, अपना जो भी फोल्डर का नाम है वो यहाँ पे आएगा, और एंटर करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा उस फोल्डर के अंदर एंट्री हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ npm स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन रन होगा और वो ब्राउजर में दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट, अगर हम जब जब भी कोई रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह का एक यूआई आता है जहाँ पे हमारे सिर्फ एक लाइन है, यहाँ पे कुछ तो लिंक दिया है और ये एक लोगो उनका यहाँ पे रन हो गया। तो ये बेसिकली जस्ट एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हम जिसे बोल सकते हैं वो क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम जाएंगे इस फोल्डर के अंदर, तो इसके अंदर आपको क्या होगा, इतनी सारी फाइल्स है यहाँ पे। मतलब अब ये गीट का फाइल इग्नोर करो क्योंकि ये अब मेरे सिस्टम में गीट इंस्टॉल है, इसलिए क्या होगा कि ये दो जो फाइल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो इंस्टॉल हो गई बाय डिफॉल्ट। बट आपके यहाँ पे ये दोनों फोल्डर यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, बेसिकली मैं इसको डिलीट भी करूँ तो कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो ये जस्ट हमने क्या किया, नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और उसको रन किया। अब एक चीज और है, अब इसको हम ओपन कहाँ पे करेंगे, तो हम जो एडिटर यूज करते हैं वो बेसिकली होता है इसके लिए। तो बेसिकली वीएस कोड जब हम यूज करते हैं तो वीएस कोड के लिए हम क्या है, नॉर्मली सेम चीज हम यहाँ पे गूगल पे क्या करेंगे, वीएस कोड इंस्टॉलेशन का जो कमांड है, सॉरी एप्लीकेशन है, वो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो वीएस कोड अगर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे हम, तो हमारे पास वीएस कोड की एक फाइल आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली मैक्सिमम पीपल्स विंडोज पे ही है, तो विंडोज का एक सेटअप जो है हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे यहाँ से। और इसमें भी सेम नेक्स्ट 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 करना है, तो ये मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो व्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक व्यू दिखा देता हूँ कि जब भी हमारा वीएस कोड इंस्टॉल होगा तो वीएस कोड बेसिकली एंट्री लेवल पे कैसे दिखता है, तो इस तरह से हमारा एक जीयूआई यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एचटीएमएल का कोड हो गया, सीएसएस का हो गया, या फिर बूटस्ट्रैप से बनाई हुई फ्रंट मतलब स्टैटिक वेबसाइट्स, वो हम इसमें कर सकते हैं। और रिएक्ट का भी कोड हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारी जो फाइल का आइकन है, यहाँ पे हमारे फोल्डर्स दिखते हैं,
उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होगी या फिर सब फोल्डर्स होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कुछ हमें अगर सर्च करना है तो उसके नीचे जो आइकॉन है, मतलब ये होता है बेसिकली गिट से कनेक्ट करने के लिए या फिर टीएफएस से कनेक्ट करने के लिए। तो ये मतलब सोर्स कंट्रोल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना कोड अगर ऑनलाइन जो होता है उससे कनेक्ट करते हैं, एंड हमारे कोड लोकल पे चेंज करके वर्क करके उसको पुश करते हैं अपने ऑनलाइन रेपो में। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशंस है। अब एक्सटेंशंस में हमें कुछ चीज़ें चाहिए। उसमें पहली चीज़ है सर लाइव सर्वर। ठीक है, वही एक बेसिकली चीज़ है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो भी सर्वर है, मतलब जैसे हमने कोड चेंज किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, अपने फोल्डर में, अब मैं क्या करता हूँ इसी कोड को अपने वीएस कोड में ओपन करता हूँ। तो उसके लिए दो चीजें हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ओपन फोल्डर। तो ओपन फोल्डर करने के बाद हमारा जो पाथ होगा अपने एप्लीकेशन का, यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया। अब विंडोज 11 में दिखेगा कि शो मोर, और अगर विंडोज 10 होगा तो आपको सीधा ये ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें आपको वीएस कोड का ऑप्शन दिखता है, ठीक है, ओपन विथ वीएस कोड। अब जैसे यहाँ पे ओपन विथ वीएस कोड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी एप्लीकेशन का फोल्डर है, मतलब जिस लोकेशन पे आपने उसको ओपन किया है, वो लोकेशन यहाँ पे ओपन होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 01 जो ट्यूटोरियल फाइल है अपने यहाँ पे ओपन हो गई, उसके अंदर के जब भी सब जो भी सब फोल्डर्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पे अब तक क्या किया था, कोड क्रिएशन का जो भी लॉजिक है हमने सारा का सारा अपने कमांड प्रॉम्प्ट से किया था। अब यही से हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी अगर यहाँ पे करते हैं तो अपना प्रोजेक्ट, मतलब जो भी कोड है वो स्टॉप हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, कोड स्पेस डॉट अगर करते हैं तो वो हमें वीएस कोड में वो कोड ओपन करके देता है। ठीक है, सेम लोकेशन जो हमारा वहाँ पे पाथ है, इस पाथ को हमें वो इंस्टॉल करके देता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली नॉर्मल सेटअप। इसमें हमने अब फोल्डर्स देखने हैं। तो यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है, तो नोड मॉड्यूल फोल्डर में बेसिकली क्या होता है, अपने पैकेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब इंस्टॉल होता है तो इतने सारे पैकेजेस हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। पैकेजेस है, अगर हमें देखने की कौन से पैकेज एक्चुअल में हमारे पास इंस्टॉल हुए हैं, तो ये हम यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन का मतलब क्या होता है कि अपने पास जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं तो यहाँ पे दिखते हैं कि अभी जेस्ट डॉम जो है वो इंस्टॉल हुआ है, रिएक्ट इंस्टॉल हुआ है, उसके बाद यूजर इवेंट्स जो है वो इंस्टॉल हुआ है, उसके बाद रिएक्ट इंस्टॉल हुआ है, रिएक्ट डॉम हुआ है। मतलब जो भी पैकेजेस है, या फिर उसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं, तो जो भी पैकेजेस है यहाँ पे डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद अपनी जो भी स्क्रिप्ट होगी, जैसे कि स्टार्ट हमने अभी यूज किया था एनपीएम स्टार्ट, तो एनपीएम स्टार्ट करने के बाद एक्चुअल में कौन सी स्क्रिप्ट रन होती है वो यहाँ पे दिखती है। npm टेस्ट जो भी मतलब हमारे कमांड्स है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद आपके पास जितने भी उसके सपोर्टिंग एप्लीकेशंस के मतलब जैसे भी जो भी हमारी पैकेजेस है उसके रिलेटेड जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। जो भी हमारे पैकेजेस है सब पैकेजेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो ये हो गया पैकेज जेसन। उसके बाद पब्लिक फोल्डर जो है, पब्लिक फोल्डर में हमारी बेसिकली एक फाइल होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और हमारा रिएक्ट का जो भी एप्लीकेशन है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही फाइल होती है एच टी एम एल की, वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और वही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि नोड मॉड्यूल्स में हमारे पूरे पैकेजेस होते हैं। उसके बाद हमारे जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है उसमें हमारे जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है वो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंस के अंदर दिखते हैं। और उसके वर्जन जो भी होंगे वो यहाँ पे दिखते हैं। मतलब जो भी हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा या फिर जो भी हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी वो यहाँ पे आएगी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। उसके बाद जो भी हमारा वर्जन होगा उस पैकेज का वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली पैकेज और जेसन जिसके अंदर हमारे पैकेजेस की इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो बेसिकली ये हमारा पैकेजेस का लिस्ट यहाँ पे रहता है। इसमें हमारे पैकेजेस जितने भी होंगे उतने यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हमारा एक पैकेज सॉरी हमारे पास पब्लिक का एक फोल्डर है। तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, एक इंडेक्स फाइल है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल वो क्या करती है, हमारा जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी अगर वेब पेज है, तो बेसिकली जब हमारा डिप्लॉय होता है, मतलब मान लो कि एस डॉट नेट का एप्लीकेशन या फिर एमवीसी का एप्लीकेशन है, जो भी कोई एप्लीकेशन होते हैं उसमें जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट मांगता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट एस्पेक्स के पेज के का इसमें क्या होता है कि डिफॉल्ट डॉट एस्पेक्स का पेज होता है जो वहाँ पे स्टार्टिंग पेज होता है। एमवीसी के केस में हमारा होम पेज जो होता है उसका एक इंडेक्स सॉरी उसका एक
मेथड होता है इंडेक्स का, तो वो वहाँ पे रन होता है। और सेम चीज यहाँ पे कैसे है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट है रिएक्ट के केस में। तो यहाँ पे जो एक डिव है रूट नाम का, तो वो हमारा बेसिकली हमेशा यही यहीं पे रहता है। अब इसका आईडी हमें चेंज नहीं करना होता है। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ चेंज किया इस आईडी में, तो अगर चेंज करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। बट अगर हमने ये ध्यान में रखा कि हमने जो यहाँ पे आईडी डाला है वो एक जगह पे यूज होता है, अगर वहां पे हमने अगर चेंज किया तो वो चांसेस नहीं आएंगे फिर। मतलब हमें मेक श्योर करना है कि जो आईडी यहाँ पे इस डिव को है, सेम आईडी उस फाइल में होना चाहिए जहाँ पे हमें यूज करना है। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे होता है वो। बट बेसिकली ये फाइल जो होती है हमारी एंट्री पॉइंट है, और रिएक्ट में सिर्फ एक HTML फाइल होती है जो हम यूज करते हैं, वो है इंडेक्स फाइल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर इस फाइल को मॉडिफाई करना है तो हेड सेक्शन में मॉडिफाई होता है बेसिकली मैक्सिमम टाइम तो। और वहाँ पे भी क्या होता है कि अपने अगर कोई टेम्पलेट ऑफलाइन टेम्पलेट अगर डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन टेम्पलेट जैसे कि हम बूटस्ट्रैप अगर इंस्टॉल करते हैं नोड मॉड्यूल से, तो वो यहाँ पे उसकी उसके लिए उस केस के ओ सॉरी उस केस में यहाँ पे भी हमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स फाइल जो है वो बहुत रेयर टाइम पे मॉडिफाई होती है। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स फाइल के बारे में। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो बाकी के इमेजेस है या फिर जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन की डिफॉल्ट फाइल्स है। ठीक है, मतलब ये जो लोगो है यहाँ पे आ गया तो वो वहाँ पे है। या फिर मैनिफेस्ट में हमारी जो भी आइकन्स दिखाने हैं, तो कौन से आइकन्स कहाँ पे या फिर कौन सी स्क्रीन पे दिखाने हैं, कैसे कौन सी साइज की स्क्रीन पे दिखाने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी सेटिंग्स है वो। हम बेसिकली हमें इसका कोई यूज नहीं है, हमारा यूज सिर्फ इंडेक्स फाइल है। और उसके बाद जो फोल्डर है वो है SRC फोल्डर। तो ये SRC फोल्डर जो है वही अपना एक्चुअल एप्लीकेशन है, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का कोड जब हम वर्क करेंगे फ्यूचर में तो यहाँ से मॉडिफाई होना शुरू होगा। बट अब एक चीज है, हमने क्या किया था, हमने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था या फिर क्रिएट किया था, वो क्रिएट क्रिएट किया था विदाउट टेम्पलेट। जब हम विदाउट टेम्पलेट कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं रिएक्ट का, तो इसमें देखो जितनी भी फाइल्स है सारी की सारी .js वाली फाइल्स है। मतलब app.js फाइल है, उसके बाद index.js फाइल है। अब यहाँ पे जो भी फाइल्स है वो सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो जाती है जब हम विदाउट टेम्पलेट यूज करते हैं तब। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट यूज करता है और उसको इंस्टॉल कर लेता है। तो ये हो गया बेसिकली अपना index.js फाइल। अब जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स.html फाइल में जो हमारा रूट है, ठीक है, सेम आईडी index.js में अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूज किया है। तो ये क्या करता है बेसिकली, अपना जो जब एप्लीकेशन ओपन होता है रन होता है तब ये चेक करता है कि आपका रूट जो है, ठीक है, रूट फोल्डर जो है सॉरी रूट जो है वो कौन से आईडी से यहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ पे आईडी दिया है, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड है ये। यहाँ पे क्या किया है, जावास्क्रिप्ट से सिलेक्ट किया है एक सिलेक्टर यूज करके, जहाँ से हमें आईडी सिलेक्टर मिला है। तो आईडी सिलेक्टर क्या कर रहा है, रूट नाम का आईडी ढूंढ रहा है। जब भी रूट नाम का आईडी ढूंढता है तो उसको यहाँ पे इंडेक्स में एक मिलता है, वहां पे रूट नाम का एक डिव है। तो क्या करता है, इस रूट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता है एज अ रूट। और इस रूट के अंदर एक HTML का सॉरी जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है रेंडर। तो उस रेंडर में हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स रेंडर करते हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे फ्यूचर में बनेंगे वो। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। बट बेसिकली ये जो ऐप है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या करता है, अपना एक्चुअल कोड यहाँ पे होता है। मतलब ऐसा एक नहीं होता है, वो अपने कंपोनेंट्स मल्टीपल हो जाएंगे जब भी हम इसमें एक्चुअल में वर्क करना स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐप कंपोनेंट जो है यहाँ पे अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट होता है वो कहीं और से। मतलब ये जो पाथ है इस पाथ पे हमारा ऐप का एक एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेशन नहीं, आपका एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा, या फिर एक कंपोनेंट जो होता है वो फंक्शन टाइप का कंपोनेंट या फिर क्लास टाइप का कंपोनेंट होता है। तो उस कंपोनेंट में अपना कोड होता है और वो कोड यहाँ पे रेंडर होता है। तो इस फाइल में भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, राउट डिफाइन होगा फ्यूचर में। उस राउट में क्या होगा, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स आएंगे टॉप लेवल कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डालेंगे, और चाइल्ड कंपोनेंट जो होते हैं वो कंपोनेंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये ऐप कंपोनेंट जो है, ऐप कंपोनेंट मतलब क्या है, ये जो app.js वाली फाइल जो है वो है अपनी एक्चुअली ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे अपना एक्चुअल जो HTML का कोड था जो हमें UI पे दिख रहा था, वो कोड यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है, लोगों की इमेज जो हमारे वहाँ पे राउंड घूम रही थी, वो इमेज यहाँ से आ गई।
उसके बाद जो उसके नीचे का जो टेक्स्ट था वो, एंड उसके नीचे का जो लिंक था वो, अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूं तो वो वहां से चला जाएगा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन रन नहीं है, बट अगर जब हम रन करेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली नॉर्मल जेएस का फाइल। मतलब विदाउट टेम्पलेट जब हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो इस तरह से वो एप्लीकेशन क्रिएट होता है। अब अगर हम टेम्पलेट डाल के अगर इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन या फिर क्रिएट करेंगे, तो उस केस में क्या है, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स उस टेम्पलेट के हिसाब से बनेगी, जो भी टेम्पलेट हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप, अब हम हमारे केस में क्या होने वाला है, हम जब भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो वो टाइपस्क्रिप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पे टीएस या फिर टीएस6 ऐसे कंपोनेंट्स क्रिएट करके देगा। जहाँ पे जेएस दिख रहा है वहां पे टीएस आएगा, और जो भी हमारे जेएसएक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जेएसएक्स कंपोनेंट्स की जगह पे टीएक्सएक्स कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब हम वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं होते जेएसएक्स या फिर टीएसएक्स, हमें वो क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन कंपोनेंट है, इसमें हमारा पूरा का पूरा लॉजिक होता है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने टीएसएक्स के कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, टीएसएक्स यानी कि टाइपस्क्रिप्ट के जो भी कंपोनेंट्स है वो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो यूजिंग टेम्पलेट होगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर उसमें भी सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स है उसकी जगह पे टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स होगी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, करेंगे बस हम एक कमांड और एडिशनल कमांड है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा CMD टाइप टाइप करूंगा तो मुझे मेरा क्या होगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि हमने क्या किया था कि जैसे npm हम इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल -g किया था, उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था। अब अगर हमें ये सब नहीं करना है, हमने क्या किया था कि पहले वो कमांड टाइप की npm इंस्टॉल, यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ, मैं एंटर नहीं करूंगा, बट हमने क्या किया था, npm किया था यहाँ पे npm इंस्टॉल, उसके बाद हमने किया था -g, उसके बाद हमने किया था क्रिएट डैश रिएक्ट ऐप। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था, हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप जो सॉरी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाता है ग्लोबली। अब अगर हमें npm इंस्टॉल, मतलब जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, ये कमांड टाइप करनी होती है, उसके बाद हमें टाइप करना होता है फिर से क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, उसके बाद अपना ऐप का नेम जो भी होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दो नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ऐप का नेम आएगा। तो ये हो गया बेसिकली मेरा, दो कमांड डालने के बाद मेरा एप्लीकेशन क्रिएट होगा। npm की जगह पे हम npx अगर यूज करते हैं, तो npx का मीनिंग क्या होता है, आपका जो फर्स्ट कमांड था npm इंस्टॉल -g और उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो कमांड npx के थ्रू बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। मतलब वो कमांड कैसी है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm के जगह पे npx टाइम डालेंगे। तो npx का मीनिंग क्या होता है, आपका जो npm इंस्टॉल का जो कमांड था वो रन होगा, और उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो कमांड है वो भी इसी के साथ इंस्टॉल होगा। तो इसके लिए क्या है, npx, उसके बाद क्रिएट डैश रिएक्ट डैश सॉरी डैश ऐप, उसके बाद अपने एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ रिएक्ट डैश ट्यूटोरियल, और इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर फिर से एंटर करूंगे यहाँ पे तो मेरा क्या होगा, सेम जैसा अभी 01 वाला एप्लीकेशन जो क्रिएट हुआ है, सेम मेरा जेएस वाला एप्लीकेशन क्रिएट होगा। बट मुझे क्या करना है कि टाइप स्क्रिप्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो यह यही पे मुझे क्या करना होता है, वो मेंशन करना होता है कि मुझे कौन से टेम्पलेट में मेरा एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या है, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल हाइफन और टेम्पलेट टाइप करूंगा। तो टेम्पलेट में क्या होगा मेरा, जो भी मुझे टेम्पलेट यूज करना है उस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मुझे टेम्पलेट यूज करना है टाइप स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, अब मतलब कौन सा टेम्पलेट यहाँ पे हमें यूज करना है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी कमांड यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप की, और टेम्पलेट में हमें जो भी टेम्पलेट यूज करना है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो सेम चीज मेरी क्या होगी, npm इंस्टॉल भी चलेगा, उसके बाद npm क्रिएट रिएक्ट ऐप भी रन होगा, दोनों साथ में। तो मतलब सिंगल कमांड में मेरा क्या हो गया, दोनों कमांड का कोड रन हो गया। और मेरा क्या होगा कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉलेशन, उसके बाद मेरा जो भी मॉड्यूल का लॉजिक है सारा का सारा टाइप स्क्रिप्ट में क्रिएट होगा। ठीक है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे क्या हो गया अपना,
npm क्रिएट ऐप का जो कमांड था वो यहाँ पे रन हो गया। उसके साथ साथ हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप का भी कमांड रन हो गया और हमारा एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। मतलब सिंगल कमांड से हमारा पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब सेम चीज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड एंड यहाँ पे अगर मैं डॉट करता हूँ कोड डॉट, तो मेरा क्या होगा, जो भी कोड है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे दिखेगा। ठीक है, अब मैंने रूट फोल्डर पे किया था तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों फाइल्स यहाँ पे दिख रही है। अब दोनों फाइल्स में अगर यहाँ पे एक्सपांड करता हूँ, मतलब एक एक करके, अब मैं SRC के अंदर जाता हूँ क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज रिमेन सेम। अब टाइप स्क्रिप्ट का जो एक्चुअल लॉजिक है यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, SRC फोल्डर के अंदर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे क्या है, app.tsx यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कोड ऑलमोस्ट सेम है, कोड में कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि फाइल जो है मेरी वो TSX है, अब अंदर का कोड चेंज नहीं है, बट हम जब अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे तो वो कोड जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट कोड है इसलिए एज इट इज सेम दिख रहा है वो। ठीक है, बट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स क्रिएट है, मतलब जो यहाँ पे थी जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर देखते हैं, सॉरी SRC के अंदर जो भी JS फाइल्स थी वो सारी यहाँ पे TSX फाइल्स है। ठीक है, जैसे कि ये index.js था वो यहाँ पे index.tsx है, app.tsx यहाँ पे यहाँ पे app.js था, सेम चीजें test.tsx यहाँ पे test.js है। और app.tsx में अपना जो भी UI होता है यहाँ पे क्रिएटेड होता है। अब app.tsx के अंदर अपने फ्यूचर में क्या होगे, यहाँ का कोड जो है यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स रेंडर होंगे, ना कि ये HTML फाइल। और सेम चीजें यहाँ पे अगर रेडमी फाइल में अगर देखते हैं, रेडमी फाइल में क्या है, आपके पास सारी कमांड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमांड्स हम यहाँ पे रन करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं। जैसे कि npm स्टार्ट से रन होगा, npm टेस्ट से टेस्ट रन होगी, npm बिल्ड से हमारा बिल्ड क्रिएट होता है जो हम डिप्लॉय करने के लिए यूज करते हैं, और इजेट का जो कमांड है वो एक। ठीक है, अब ये हो गया बेसिकली नॉर्मल चीजें। इसमें एक एडिशनल फाइल है ts config json। तो इसमें क्या होता है कि अपना टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन का जो लॉजिक है वो यहाँ पे डिफाइंड होता है। तो जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है टाइप स्क्रिप्ट का जो हम यूज नहीं करते हैं, बट बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट उसको इंटरनली यूज करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मल चीजें यहाँ पे डिफरेंस है, जो कि JS का एप्लीकेशन एंड TSS का एप्लीकेशन, मतलब जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन एंड टाइपस्क्रिप्ट का एप्लीकेशन, इसमें ये डिफरेंस है कि जो भी फाइल्स बनेगी जावास्क्रिप्ट में वो .js होगी, जो भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बनेगी वो TS एंड TSX की फाइल्स होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर है।